हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 25 एंड 26 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द सेंटर लिस्ट 13 पॉइंट एजेंडा फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, किड्स एंड SC/STs। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। फाइन, इधर अंडर GS1 और GS2। अभी के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एजेंडा बनाया जिसमें 13 पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसके अंदर ये कि अगर सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ जा रहा है तो आप उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनके अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो। 0 FIRs इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ रेप एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस पर्सनल अमंग द अदर मेजर्स। फाइन। तो अभी क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, चिल्ड्रन के पास क्या होता है, इन मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा पास आउट किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन सबसे एड्रेस करने के लिए हमने क्या किया, ये आप कंप्लेंट क्या कर सकते हो, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो। फाइन। अभी क्या, अगर आप NCRB का दैट इज़ द वो देखो, रिपोर्ट देखो, दैट इज़ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हुए हैं वो 7.3% इंक्रीज़ हुए हैं अगर हम 2018 के कंपैरिजन देखें 2019 में। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं वो भी इस पीरियड में विद इन 1 ईयर 7.3% इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा डाटा जो कंपाइल किया गया बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा, तो इसमें ये बताया है, जो नॉन प्रॉफिट फाउंडेड बाय नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने इंडिकेट किया है कि अभी भी कोविड की वजह से नियर अबाउट 9,000 बच्चों को इलीगल ट्रैफिकिंग की गई है। फाइन। और अब इलीगल ट्रैफिकिंग क्यों करेंगे, आपको समझ सकते हो, उनसे या तो मजदूरी कराएंगे या फोर्स्ड लेबर कुछ भी करा सकते हैं। फाइन। अलोंग विद दिस, एज पर डाटा कंपाइल्ड बाय द बचपन बचाओ आंदोलन, द नॉन प्रॉफिट फाउंडेड बाय द नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी इंडिकेट्स दैट 9,000 चिल्ड्रन फॉर ट्रैफिक्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इसके अलावा बैकग्राउंड में क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने भी सजेशंस मांगे हैं किस पे, डाटा पे, ऑन ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो ये ड्राफ्ट करने वाली है, इनके अगेंस्ट, इनके ऊपर गाइडलाइंस लगाने वाली है। तो इसके लिए सजेशंस मांगे कि हाँ, हमें इस में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं इस पर्टिकुलर बिल में, तो आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स बिल 2021 ये किसने द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, सो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो बिल होगा ये सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे अप्लाइड होगा, चाहे वो कंट्री के बाहर रह रहे हो चाहे वो अंदर रह रहे हो। इसके अलावा इसमें हमने विक्टिम की जो डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा वाइडन करें, और हमने इसमें वुमेन, चिल्ड्रन, SC/STs के अलावा इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया है बिसाइड द वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर कोई इसके काम करेगा, लोगों को ट्रैफिकिंग करेगा वुमेन या चिल्ड्रन की, तो उनको 20 साल तक की जेल हो सकती है या फिर डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। फाइन। इसके अलावा जो भी अगर किसी पे भी इल्ज़ाम लगा है तो उस पर्सन के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो विद इन 90 डेज कंप्लीट होगी, और ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो उसी दिन से 10 दिन से उस बंदे का अरेस्ट हो जाता है। फाइन। तो गाइस, ये चीज़ें आपको याद करने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछ सकता है कि विक्टिम को डिफाइन कर रखा है, यस। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा कैरी आउट की जाएगी, दैट इज़ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फाइन। तो ये चीज़ें आपको कुछ कवर होनी चाहिए, एंड इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे UPSC में ओनली वर्ड हो गया, ऑल वर्ड हो गया, इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ द गिग इकोनॉमी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वुमेन इन द फॉर्मल सेक्टर स्टडी। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अब देखो, हम काफ़ी बार पढ़ती हूँ, मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर देती हूँ गिग इकोनॉमी है क्या। देखो, गिग इकोनॉमी एक लेबर मार्केट होती है जिसमें आप क्या करते हो, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो, ठीक है, या फिर फ्रीलांस वर्क करते हो एज कम्पेयर टू परमानेंट वर्क। एक सेकेंड, यस। तो गाइज, आपको दोनों वर्कर्स पता होने चाहिए, गिग वर्कर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो टेम्परेरी किसी फर्म में क्या है या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है। फाइन। तो उन्हें बोलते हैं गिग वर्कर्स। एक होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स, होते हैं जो क्या करते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करें, जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय हो गया, अमेजोन का डिलीवरी बॉय हो गया, या फिर जो भी कैब वैब चलाते हैं, वो सब होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। फाइन। तो ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब जब हम देखते हैं इसमें क्या है, एक स्टडी हुई है जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4 ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर वुमेन। मतलब कि कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वुमेन की एम्प्लॉयमेंट पे, इस और क्या फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर में वो कितनी इम्पैक्टेड होने वाली है, तो इन सब पे स्टडी हुई है। और ये इसका एन इनसाइट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर इंडिया, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है। और ये जो स्टडी किसके द्वारा की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन UNDP इंडिया और साथ में हमारा फिक्की। फाइन। UNDP की फुल फॉर्म है दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, एंड फिक्की की डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो इन दोनों के द्वारा जॉइंटली स्टडी की गई है। फाइंडिंग्स क्या
है कि अगर हम गिग इकोनॉमी में अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट है और इसमें पोटेंशियल है, मतलब कि गिग इकोनॉमी अभी काफ़ी ज़्यादा क्या बूस्ट पे जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वुमेन क्या कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयड हो सकती हैं और अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती हैं इस वर्क फोर्स में। और कुछ अगर आपको रीस्किल मिल जाए तो कुछ रीस्किल से वो क्या कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट इसमें बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आप एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हो मीशो ऐप, ठीक है। मीशो ऐप में क्या किया जाता है, वुमेन्स को मेनली एम्पावर किया जा रहा है कि आप घर बैठे क्या करो, आप कुर्तियाँ बेचो, जो भी अपने कपड़े बेचने हैं कपड़े बेचो, इस तरह से। तो वो क्या करिए, अगर आपको थोड़ी सी रीस्किल, अगर किसी भी वुमेन को थोड़ा सा उनको मोबाइल चलाना सिखा दो या थोड़ा सा उनको ऑपरेट करना सिखा दो मोबाइल वगैरह, या फिर तो वो क्या कर सकती हैं, इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, खुद को एम्प्लॉयड कर सकती हैं, फाइन। एंड वो एक इकोनॉमी के लिए एक ह्यूमन कैपिटल की तरह एक्ट कर सकते हैं, फाइन। तो अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट इन की इकोनॉमी हैव द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब मोर वुमेन एंड इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन द वर्क विद सम अमाउंट ऑफ द रीस्किलिंग, अगर आप उन्हें थोड़ी सी नॉलेज दे दो। इसके अलावा 73% फर्म्स हैं जो एग्री हैं कि इंडिया में जो 50% जॉब्स हैं उनको स्किलिंग या रीस्किलिंग चाहिए, फाइन। क्योंकि अभी क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको उन टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उनको 50% ऐसी जॉब्स हैं जिसमें जो लोग हैं उनको भी स्किलिंग की मतलब की ज़रूरत है, ठीक है। इसका क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा है और वर्चुअल वर्किंग का भी, मतलब जैसे वर्चुअल वर्किंग फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जॉब्स, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मतलब वर्चुअली क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें क्या है, वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ रही, क्योंकि क्या होता है अभी तक आप देख रहे हो कि वुमेन को क्या है, चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, तो वो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल चल रहा है, तो वो घर बैठे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपना कमा सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे वुमेन की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देखने को मिली है। सबसे पहले हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल है जहाँ पे 59% है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 44% है और गुड्स इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि 41% है, फाइन। इसके अलावा टोटल सर्विस फर्म्स हैं, तो इसमें ये बताया है जो ओनली सर्विस सेक्टर में 6.73% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21.7% फर्म्स हैं जिन्होंने अभी भी वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट नहीं किया। आपने देखा कोविड में चलते हुए काफ़ी जो सर्विसेज सेक्टर हैं जैसे एमएनसीज हैं, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया, इवन कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी। लेकिन अभी भी इसमें बताया कि सर्विस में भी 6.73% फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट नहीं किया है। एंड सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21.74% फर्म्स हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम को भी अडॉप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। ये इकोनॉमी क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुआ। पहला रिवोल्यूशन कब आया था, 76 से 1900, जिसमें हमने क्या किया था, स्टीम और मैकेनिकल ड्राइव एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट किया था। सेकंड रिवोल्यूशन आया 1900 से 1970, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को मास प्रोड्यूस किया, मतलब कि काफ़ी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया और लेबर को डिवाइड किया। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया 1970 से 2010, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा IT इलेक्ट्रॉनिक्स इन सबको एक्सटेंसिवली यूज़ किया सो दैट हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि अभी चल रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट ऐप्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने जो फिजिकल या जो वर्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम है उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी गाइस, तेलंगाना टेम्पल गेट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आर्ट एंड कल्चर अंडर GS1। अभी क्या है, अब इस टेम्पल का नाम किया दैट इज़ अ ककतिया रुद्रेश्वर टेम्पल और इसको रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं। इसको इंक्लूड करने के बाद हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई वो टोटल कितने हो गए, 39 हो गया। अब हम इसके टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसको हम रुद्रेश्वर टेम्पल है, रुद्रेश्वर टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1213 AD में स्टार्ट हुई थी, जब किसका रूल था, ऋचरा रुद्रा का, जो कि ककतिया किंग गणपति देवा के एक जनरल थे। इनको बनने में 40 साल बने थे बाय स्कल्पटर रमा, ठीक है। तो ये सैंडस्टोन टेम्पल है जिसको डेडिकेट किया है शिवा, तो आपको पता होना जिनका राम शिवाजी को डेडिकेटेड है दैट इज रामलिंगेश्वर स्वामी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे इसके आसपास क्या पड़ता है, क्या ककतिया के द्वारा एक वाटर रिजर्व बनाया गया था जिसे रमप्पा चेरू भी बनता है, तो उनके शोर्स पे लोकेटेड है। जो टेम्पल की बिल्डिंग है वो 6 फुट हाई स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इसमें काफ़ी अच्छा कार्विंग्स की गई हैं, बीम्स पे, पिलर्स पे, जो से खंड खब्बे होते हैं ना, ये बीम्स पिलर्स पे किससे, ग्रेनाइट से, डोलराइट से। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक पिरामिडकल विमाना है, फाइन, जो लाइट वेट पोरस ब्रिक्स का बना है जिसको फ्लोटिंग ब्रिक्स भी बोलते हैं, फॉर लाइट रूफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इसकी आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें डांस कस्टम्स भी दिखा रखे हैं वॉल्स पे, मतलब वॉल्स पे जो कार्विंग्स हैं उसमें डांस कस्टम दिखा रखे हैं, ठीक है। जो ककतिया का कल्चर था वो सब रिप्रेजेंट किया गया है ऑन वॉल्स, पिलर्स एंड द सीलिंग, फाइन। इसके अलावा फेमस जो इटालियन मर्चेंट थे, एक्सप्लोरर थे, जिनका नाम मार्को पोलो था, उन्होंने बोला था जो टेम्पल है वो ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मिडीवल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन। अब हम ककतियास के बारे में पढ़ लेते हैं। ककतियास एक वेस्टर्न चालुक्यस
ऑफ कल्याणा के फ्यूडिटरीज थे जो वारंगल दैट इज तेलंगाना में वहाँ पे रूल करते थे 12th सेंचुरी में। फाइन। ककतियाज क्यों माने जाते थे? क्योंकि उन्होंने इरिगेशन के लिए नेटवर्क ऑफ टैंक्स को बिल्ड किया था फॉर ड्रिंकिंग वाटर। रिसेंटली का जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने एक मिशन ककतिया को भी स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, टैंक्स और इरिगेशन नेटवर्क को रिस्टोर कर रहे हैं। और ये इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ले, ककतिया डायनेस्टी से। तो अगेन गाइस इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई कि मिशन ककतिया किससे रिलेटेड है? ककतिया रिलेटेड है सो दैट हम इरिगेशन नेटवर्क प्रोवाइड कर सके टू अपनी स्टेट। फाइन। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से? ककतिया, क्योंकि ककतिया किसके लिए फेमस थे? फॉर प्रोवाइडिंग द नेटवर्क ऑफ टैंक्स फॉर इरिगेशन। फाइन। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है वीज़ा कंप्लाइज विद द आरबीआई डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। अभी क्या है, वीज़ा क्या है, एक वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज है जो क्या करेगा, आरबीआई के डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स में क्या करेगा, कंप्लाई करेगा। देखो भाई अभी क्या हम डाटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं। डाटा लोकलाइजेशन की हम बात क्यों करते हैं? ताकि इंडिया का मानना है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, और अगर क्यों जितना डाटा इंडिया का जनरेट होता है वो इंडिया में ही रहे। ठीक है, तो इसका मान ये कि जहाँ डाटा जहाँ जनरेट हो रहा है वो वहीं रहे। फाइन। तो वीज़ा पहली ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज बनी है, ऐसी कंपनी बनी है जो क्या करेगी, आरबीआई के जो डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाई करेगी। इससे पहले आरबीआई ने क्या किया था, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर क्लब, ये आपको पता ही होगा, आपके पास कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको बार कर दिया था फ्रॉम एनरोलिंग न्यू कस्टमर फॉर नॉट सॉर्टिंग देयर डाटा इन। देखो गाइस आपके पास डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो अभी तो हमारे पास रुपए चल गए, लेकिन इससे पहले क्या था, मास्टर कार्ड होता था, वीज़ा कार्ड होता था, इस तरह के कार्ड होते थे। फाइन। तो आरबीआई ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और इन सब कार्ड को क्या कर रखा है, बार कर रखा है। बिकॉज मतलब कि जिनके पास एग्जिस्टिंग है उनके पास है, लेकिन अब न्यू कस्टमर को नहीं मिलता है। जो न्यू कस्टमर को आप देखना रुपए कार्ड ही मिलता है, बिकॉज वो इंडिया का बनाया हुआ है। फाइन। अभी क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो हमारी डाटा लोकलाइजेशन के साथ नॉर्म्स को एग्री नहीं करता है। लेकिन जो वीज़ा कार्ड है वो क्या कर रहा है, और आरबीआई की जो डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कई ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। 2018 में आरबीआई ने इशू किया था डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स रूल्स 2018 में, जिन्होंने ये बोला था कि जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, मतलब कि जो भी पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, कोई भी ऑपरेटर है, उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड डाटा है उनके साथ आरबीआई के डाटा कंप्लायंस के साथ कंप्लाई करना होगा, चाहे वो कस्टमर डाटा हो, चाहे पेमेंट सेंसिटिव डाटा हो, ये सब। ठीक है, और उन डाटा को सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना होगा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, तो ये 2018 में रूल आया था। फाइन। अब आप देख सकते हो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, मतलब कि जो भी आपको पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करें, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये भी तो आपको पेमेंट सिस्टम है ना, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनको सभी के सभी डाटा रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करना होगा, और उनको सभी जो भी जनरेट हो रहा है डाटा उनको वो सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना होगा। सिस्टम प्रोवाइडर्स को ये सभी जो डाटा के रूल्स थे उनको कंप्लाई करना था 15 अक्टूबर 2018 तक, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्सटेंशन दी गई है। इसके अलावा एक की रिक्वायरमेंट थी इसमें सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट की, जो सर्टिफाइड ऑडिटर्स के द्वारा दी गई। आरबीआई ने लेटर बोला कि हमें क्या करना भी है, अगर आपको डाटा, वैसे तो डाटा आपको लोकली स्टोर करना है, लेकिन हाँ अगर आपको डाटा अब्रॉड भेजना है तो आप इंट्राडे मतलब उसी दिन भेज सकते हो, फॉर प्रोसेसिंग, ओनली फॉर प्रोसेसिंग, नॉट फॉर स्टोरिंग। तो ये याद रखना। सम प्रोवाइडर्स उन्होंने बोला कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें अपने डाटा को सर्टिफाई करना होगा ओवरसीज हैज़ बिन डिलीटेड। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि हम अपने, जैसे सपोज करो मास्टर कार्ड है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम अपना डाटा अभी आपके पास सबमिट नहीं कर सकते बिकॉज हमने अपने डाटा को ऑलरेडी अपनी कंट्री में भेज दिया है, ओरिजिनल कंट्री में, और वहाँ से हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई थी। फाइन। बाकी आप देख सकते हो फंड जो भी ट्रांसमिट होते हैं डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स में, वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे कार्ड फ्रॉम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस हम क्यों डाटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, क्यों पेमेंट है, बिकॉज इससे हमारा जो भी पेमेंट सिस्टम है वो सेफ बना रहेगा, सिक्योर बना रहेगा, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल डाटा को फास्टर वे में, बेटर वे में असेस कर सकते हैं फॉर लॉ एनफोर्समेंट। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो रही है, तो इन सबसे क्या है, ये देर ज़्यादा कुछ मतलब की बेनिफिट्स हैं। अब इश्यूज़ क्या होते हैं डाटा लोकलाइजेशन, देखो क्या डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी की वजह से सेवरल हमारी जो फिनटेक कंपनीज हैं, जिनको हम स्पेशली अब्रॉड की कंपनीज हैं, जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं कि आप इंडिया में आओ इन्वेस्टमेंट करें, तो वो क्या करती हैं, वो जो स्टार्टअप्स हैं वो इस तरह की चीज़ों को ऑप्ट नहीं कर पाती बिकॉज ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। इसकी वजह से उनको कुछ और अल्टरनेटिव्स चूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको हाई ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी।
गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इन द लोकसभा। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है वो इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगा, क्योंकि हम डिफेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं। फाइन। तो अभी क्या बिल ने क्या किया है, जो असेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 में आया था उसको रिप्लेस किया। आपको पता है गाइस, अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन फिर अगर एक बार पार्लियामेंट पावर में आ जाए, ठीक है, तो उसको विदिन 6 वीक्स उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना पड़ता है। अगर वो नहीं बनाते तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है। फाइन। तो ये जो बिल क्या करेगा, वो असेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 जिसको बनाया गया था 30 जून 2021 में, उसको रिप्लेस करेगा, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो असेंशियल डिफेंस सर्विसेज पे भी स्ट्राइक को प्रोहिबिट कर सकती है। अब असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बोले तो क्या है, इसमें कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी जो कंपनीज़ हैं जो इस तरह के गुड्स या इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका सीधा कनेक्शन है किससे, डिफेंस से रिलेटेड। अब इस बिल की ज़रूरत क्यों थी, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चर करती हैं इक्विपमेंट्स, उनकी एफिशिएंसी और उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करनी है, जो हमारे जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम क्या कर सकें, असेंशियल डिफेंस सर्विसेज उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकें, जो कि हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है, विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ अवर सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टेट और डिसेंसी ऑफ मोलिटी। अब इस बिल के क्या प्रोविजंस हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को अमेंड करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, असेंशियल डिफेंस सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो गाइस आपको कुछ पता होना चाहिए कि इसके अंडर हम इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, क्योंकि बहुत पुराना एक्ट है। सेकेंड है, इलीगल अगर स्ट्राइक्स कर रहे हो, स्ट्राइक मतलब कहीं पे भी आप मतलब कि गोली मार रहे हो, ठीक है, तो उनको पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, फाइन, चाहे आप उनको फाइनेंशियल एड दे रखा हो। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्ट्राइक को प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक है, किसी भी सर्विसेज को डिक्लेयर कर सकती है कि वो असेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं, और उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग डिसमिसल अगेंस्ट एम्प्लॉइज पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल। अभी क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगी, एक राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुई थी 2012 में, और ये बिल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और इस बिल का नाम क्या था, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल। तो इस बिल को, पर्टिकुलर बिल को राज्यसभा में 2012 में इंट्रोड्यूस किया था, और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि वो इस बिल को विड्रॉ कर लेगी। बिल का एम क्या था कि वो क्या करता, इस पर्टिकुलर ये ऑलरेडी एक्ट था 1986 का, उसको अमेंड करता, जिसके अंदर वो था कि कहीं भी अगर हम वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं इनडिसेंट मैनर में, मतलब अच्छे मैनर में अगर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करें, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, तो उसका मतलब कि आप किसी भी लाइक वुमेन को क्या कर सकते हो, मतलब वुमेन को किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, मतलब कि अच्छे, मतलब कि बेहुदा तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, किसी पब्लिकेशन में, राइटिंग में, पेंटिंग में। इसका मतलब ये था, ठीक है। तो वो 2012 में जब ये बिल आया तो उसमें यही बोला था कि हमें इस चीज़ में ये ऐड करना है जहाँ पे हम वुमेन को ये चीज़ ऐड ना करें, मतलब वुमेन को इनडिसेंट मैनर में डिस्प्ले ना करें। तो गवर्नमेंट ने सेवरल डेज देखे, इसमें इन्होंने सिनेमेटोग्राफी एक्ट भी देखा, न्यू IT रूल्स भी देखा, CBFC की गाइडलाइंस भी देखी, तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऑलरेडी रूल्स हैं जो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों के साथ डील कर रही हैं, ठीक है, और ऑलरेडी प्रोविजंस हैं काफ़ी अदर, तो इस इश्यूज़ को एड्रेस करिए। तो इस वजह से चलते हुए क्या करा, उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल को विड्रॉ कर लिया। फाइन, क्योंकि इन चीज़ों को ऑलरेडी और जो एक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है WHO रिपोर्ट ऑन द ड्रोनिंग प्रिवेंशन इन एशिया पैसिफिक। अभी क्या जो फर्स्ट WHO की रीजनल असेसमेंट आई है ऑन द ड्रोनिंग प्रिवेंशन रिपोर्ट 2019 में, तो उसमें बताया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में 1,44,000 पीपल क्या ड्रोन हुए, डूब हुए हैं। जो ग्लोबल मतलब कि डूबने की वजह से जो डेथ हो रही है उसमें 61% डेथ को अकाउंट कर रहा है कौन, एशिया, मतलब कि एशिया पैसिफिक रीजन में कितने लोग डूबते हैं। WHO ने रिकमेंड किए कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी अडॉप्ट कर सकते हैं सो दैट हम ड्राउनिंग को प्रिवेंशन कर सकें, और किस तरह से पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, बच्चों की डे केयर कर सकते हैं, हम बैरियर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू बैरियर, क्योंकि लोग डूब रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने बोला था इंडिया में भी ड्रोनिंग, डूबने की वजह 2019 में 30,000 लोग मरे हैं। फाइन। टाइफून इन्फा, अभी क्या है, टाइफून इन्फा इसका नाम है, इन्फा। तो इन्फा में चाइना के ईस्ट जिजेंग प्रोविंस में लैंडफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हुआ है टाइफून इन्फा की वजह से। टाइफून सेम फिनोमिना है जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, बस चाइना में साइक्लोन का नाम टाइफून बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, एक रैपिड
मतलब स्टॉर्म होता है एक तरह से वो हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर ओरिजिनेट होता है जहाँ पे वो एनर्जी को डेवलप कर लेते हैं। लो प्रेशर सेंटर होता है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, ठीक है। और क्लाउड्स होते हैं स्पिरिलेंट टुवर्ड्स द आई वॉल सराउंडिंग द आई वेयर द वेदर इज नॉर्मली काम एंड फ्री ऑफ क्लाउड, ठीक है। एक बार अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर 74 माइल्स पर आवर की विंड्स की तरह जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब इट हैज़ देन क्लासिफाइड अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हैज़ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर साइक्लोन की जो स्पीड है वो 74 माइल्स पर आवर है या उससे ज़्यादा है, तब हम उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं और अलग अलग कंट्री में इसका नाम अलग अलग है। नेक्स्ट है मीटियोर। अब एक अनयूजुअल लार्ज मीटियोर ने क्या किया है, स्पेक्ट्रल साउंड एंड लाइट डिस्प्ले करी है साउदर्न नॉर्वे में। मीटियोर आपको पता होना चाहिए रॉक होती है स्पेस में जो कि बहुत ब्राइटली बर्न होती है एक बार अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो हाई स्पीड में एंटर कर जाए। इसको मीटरॉइड भी बोलते हैं अगर वो सरवाइव कर जाए ग्राउंड पे। मीटियोर विजिबल होता है 750 to 75 माइल्स पे हाइट पे विद फास्टर पार्टिकल्स टिपिकली शाइनिंग एंड ग्लिटरिंग। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ मीटियोर्स हैं, एक अर्थ ग्रेजर्स, फायर बोल्स, बोलेटर्स, जिनको डिस्क्राइब किया गया अबाउट देयर साइज, पैटर्न एंड प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ। तो गाइस आपको पता होना चाहिए अर्थ ग्रेजर, फायर बल्स, बोलाइट्स हैं क्या, ये मीटियोर्स हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अभी के जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, एक मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी फॉर निसाक उसको स्टार्ट किया है। उसका लिए एक मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा है कहाँ पे, शिलोंग में। अब जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ये एस्टेब्लिश हुआ था जो जॉइंट इनिशिएटिव था किसका, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का 2000 में। इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो 8 स्टेट्स हैं हम उनको डेडिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें बाय यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को स्पेशली सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन में। फाइन। नेक्स्ट है साइंटिस्ट डिस्कवर मटेरियल्स दैट सेल्फ रिपेयर मैकेनिकल डैमेजेस। अभी क्या जो ISCR कोलकाता दैट इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता और IIT खड़गपुर, उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक पीजो इलेक्ट्रिक मोलिकुलर क्रिस्टल को डेवलप किया है जो अपने आप खुद को रिपेयर कर लेता है फ्रॉम मैकेनिकल, मतलब अगर वो टूटता है तो वो खुद को अपने आप रिपेयर कर लेता है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। पीजो इलेक्ट्रिक मोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं अगर उन पर कुछ स्ट्रेस आता है। लाइक अगर मैं किसी मेटल पे स्ट्रेस कर रही हूँ, उसको मार रही हूँ, हथौड़ा मार रही हूँ, तो वो अपने आप क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर वो प्रोड्यूस करे दैन इट इज कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मोलिक्यूल। इसमें क्या होता है, जो ब्रोकन पीसेस होते हैं वो अब क्योंकि वो खुद को रिपेयर कर लेता है। वो रिपेयर क्यों कर पाता है, क्योंकि जैसे उस पर स्ट्रेस हुआ तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करेगा और वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या करेंगे, वो क्रैक जंक्शन में एक्वायर हो जाएंगे जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, डैमेज्ड पार्ट्स को मतलब ऑटोमेटिकली रिपेयर कर लेंगे। इस रिसर्च को सपोर्ट किया जा रहा है बाय DST दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके थ्रू, विया स्वर्ण जयंती फेलोशिप, और ये किसको दिया जा रहा है, टू CM रेड्डी एंड द सर्ब रिसर्च ग्रांट दैट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो गाइस इसका हमने पढ़ा भी था, स्टैचुटरी बॉडी है। नेक्स्ट है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटेट्स मैप iSTEM एंटर्स फेज सेकेंड। तो गाइस iSTEM के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। iSTEM एक नेशनल वेब पोर्टल है जहाँ पे आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को शेयर करते हो, ठीक है। 2020 में लॉन्च की गई थी और ये इनिशिएटिव था किसका, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक मिनट, हाँ, किसके अंडर, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन। इसका गोल किया कि हमें अपने इंडिया में R&D इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है और वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने इंडिया के रिसर्चर्स को कनेक्ट करके उनको रिसोर्सेज दें, ठीक है, और रिसर्चर को सपोर्ट करें सो दैट वो जितना भी उनको फंड वगैरह चाहिए तो उनको हम प्रोवाइड कर सकें। फेज सेकेंड के अंदर पोर्टल क्या करेगा, कुछ टेक्निकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को भी होस्ट करेगा और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स। नेक्स्ट है अट्टाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। अभी क्या है, आल्मा अंडर यूजिंग द आल्मा, मतलब कि इसको यूज़ करके साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम क्या किया है, एक मून फॉर्मिंग रीजन को सपोर्ट किया अराउंड द एक्सो प्लैनेट। तो गाइस एक्सो प्लैनेट नाम से समझ में आ रहा है कोई भी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड हो, फाइन। तो एक्सो प्लैनेट में क्या किया, एक मून फॉर्मिंग रीजन को सपोर्ट किया है। आल्मा एक रेडियो टेलीस्कोप है जो चील के अट्टाकामा डेजर्ट के इस प्लेट्यू में लोकेटेड है। ये रेडियो टेलीस्कोप इंटरनेशनल पार्टनर, मतलब कि इस रेडियो टेलीस्कोप को ऑपरेट किया जाता है बाय द US नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी एंड द नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल है, मतलब कि इकट्ठा मिल के इसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है अगरवुड दैट इज़ द
एक्यूलेरिया मैलेकनेसिस। अभी का जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021 को रिलीज़ किया सो दैट वो क्या कर सके, अगरवुड इंडस्ट्री को अगले 5 सालों में 20 बिलियन रुपीज़ तक की इंडस्ट्री बना सके। अगरवुड एक एवरग्रीन ट्री है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। इसमें जो असम और त्रिपुरा वहाँ मेनली ये पाया जाता है। अगरवुड एक एरोमेटिक प्लांट है जो एक हाईली रेजिनियस वुड है। कॉमनली से यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, एरोमेटिक परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी, फाइन, जैसे अगरबत्ती बनाने के लिए। आयुषन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्लोरा है, फाइन। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द अषाढ़ पूर्णिमा धमा चक्र डे। अषाढ़ पूर्णिमा इसको हम धमा चक्र डे भी बोलते हैं और हिंदू कैलेंडर में इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में बनाया जाता है, फुल मून डे इन द अषाढ़ मंथ। इस दिन जो लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने अपना पहला सरमन सरनाथ में दिया था जब उनको एनलाइटमेंट हो गया था, और इसको धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग को व्हील ऑफ धर्मा भी बोलते हैं। बुद्धिज्म के जो संघ होते थे उस डे पे एस्टेब्लिश किया था जब बुद्धिज्म के जो 3 ज्वेल्स थे बुद्धा, धर्मा एंड संघ, फाइन। बुद्धिस्ट के लिए रेनी सीजन इस दिन पे स्टार्ट होता है और इस पीरियड्स में जो मोंक्स होते हैं वो टेम्पल में रहते हैं सो दैट वो मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकें। तो गाइस यहाँ पे हमारी डेली करंट अफेयर वो कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।